नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। और आज मैं आपके बीच में एक बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो कि आगामी पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, सीजपाल और प्रवक्ता जैसी कई सारी परीक्षाओं के लिए समर्पित रहेगा। बहुत बढ़िया पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और पिछले 2-3 दिन पहले सैटरडे को, शनिवार को क्लास में ऑफलाइन मोड में ये पेपर हुआ था, जिसमें हाईएस्ट जो नंबर रहे थे वो 75-76 रहे हैं। और अगर आप पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं या कर रहे हैं तो आप देखिए आपका स्कोर कितना बनता है, और जितना आपका स्कोर बनता है आप जरूर कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आजकल पेपरों में काफी आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं और एक तरफ उनसे जुड़े हुए संपादक के नाम हमारे सामने हैं। तो देख लेते हैं उदंत मार्तंड पत्र के संपादक कौन है। तो इसमें मैच कर लेते हैं कौन इसके संपादक हैं। तो सभी लोग जानते हैं, बहुत सरल है कि उदंत मार्तंड जो है हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र है, जो 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। और इसके जो संपादक हैं वो कौन है? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो यहां पर देखना है कि ए जो विकल्प है उसका कौन सा है? 4 वाला। और ए का यहां पर 4 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यहां पर भी है। दूसरा यहां से जो सरल है वो है हंस, और हंस पत्रिका के संपादक सभी जानते हैं, ये कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तो हमें देखना है कि डी का दूसरा कौन सा है, यानी डी का दूसरा कौन सा है? तो यहां पर है। इस प्रकार से हमारा डी का दूसरा और कहीं भी नहीं है, तो हमारा जो है दूसरा वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहां से पहला जो प्रश्न है उसका बी की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों की संख्या ज्यादा है तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जहां लगेगा वहां पर थोड़ा बातचीत कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। और जिस प्रकार से विकल्प सामने दिए हुए हैं इसमें गलती होने के चांस ज्यादा है। क्वेश्चन तो साधारण है लेकिन गलती होने के चांस भी उतने ज्यादा है। जैसे दे रखा है, गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है ना? 3 व 4 सितंबर, 1 व 2 सितंबर, 6 व 7 सितंबर, 2 या 1 सितंबर। तो देखो यहां पर गलत ये तो हो नहीं सकता है और ये वाला भी हो नहीं सकता है। अब यहां पर क्या दे रखा है? सी विकल्प में 1 व 2 सितंबर, और डी वाले में क्या दे रखा है? 2 व 1 सितंबर। इसमें गड़बड़ी होती है। तो याद रखना, पहले क्या दे रखा है? गढ़वाली। और गढ़वाली जो दिवस मनाया जाता है, गढ़वाली भाषा दिवस, ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। और कुमाऊनी जो मनाया जाता है ये 1 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है जी। अब यहां पर विकल्प देखेंगे तो पहले 2 है और तब 1 है। यहां पर पहले 1 है, यहां पर 2 है, इसलिए ये नहीं होगा आंसर। हमारा कौन सा होगा? डी वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। पहले गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर और फिर कुमाऊनी भाषा दिवस है 1 सितंबर। ठीक है जी। याद रखना आप, 1 सितंबर को उत्तराखंड के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई, कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निराला की साहित्य साधना आलोचना कीर्ति के कितने भाग हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। निराला की जो साहित्य साधना है ये आलोचना है। ठीक है जी। और पहली बात ये कि ये निराला की जो साहित्य साधना आलोचना है ये किसकी है और ये कितने भाग है इसमें? तो पहली बात तो ये कि निराला की जो साहित्य साधना है ये रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा की ये पुस्तक है। रामविलास शर्मा की एक जीवनी गद्य विधा आती है, तो रामविलास शर्मा की जीवनी नाम की गद्य विधा है ये। और इसके जो एक खंड दिए गए आलोचनात्मक पुस्तक है ये। इसमें खंड बताने के 2 खंड है, 1 खंड है, 3 खंड है या 4 खंड है। तो लगाइए, लगा दिया होगा आपने अब तक। जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। निराला की साहित्य साधना जो जीवनी है रामविलास शर्मा ने लिखी है और 3 खंडों में ये लिखी गई है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी विकल्प। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में
भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? भाषा की प्रकृति बतानी है, भाषा का नेचर बताना है, इनमें से कौन सा सही है? सरलता से क्लिष्टता की ओर, बी है जटिलता से सरलता की ओर, और सी है भावों से विचारों की ओर, और डी है विचारों से भावों की ओर। तो भाषा की प्रमुख प्रकृति बतानी है, भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा बी, जटिलता से सरलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर। क्योंकि जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हमें शुरू में बड़ी कठिनाई होती है, हमें बड़ी जटिल लगती है वो भाषा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उस भाषा को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे उस भाषा के संपर्क में आते हैं, तो धीरे धीरे हमें सरलता महसूस होती है। यानी भाषा की प्रमुख प्रकृति है कि वो जटिल से सरलता की ओर है। ठीक है, इतनी बात ठीक हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न, प्रमुख गढ़वाली शब्द सही मेल नहीं है। भाई देखो, इस टाइप के प्रश्न भी पेपरों में आ रहे हैं, गढ़वाली कुमाऊनी शब्दावली। तो कौन से प्रमुख शब्द, कौन से ऐसे शब्द हैं जो मेल नहीं खाते हैं? तो देखिए यहां पर पहला है, यहां पे है ना ओडेल, या जिसको हम बोलते हैं ओडाउ, है ना, इसका मतलब क्या है? तूफान, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, ओड़ा बड़ा पत्थर है, बूण मतलब जंगल है, और अलखण मतलब शरारत, कि अलखण कर दिया, अलखण का मतलब क्या हो गया? शरारत। ठीक है, और इधर से अलखण शरारत को बोलते हैं। तो इसमें से देखो आप, ये बात भी सही है, बूण का मतलब जंगल, अलखण का मतलब शरारत होता है। तो यहां पर बताना है कि मेल नहीं है। तो किसका मेल नहीं है? मेल नहीं है जो, तो ये वाला मेल नहीं है। ओड़ा बड़ा पत्थर नहीं होता है, ओड़ा देखो आप खेत में देखते हैं छोटा सा पत्थर होता है, कोई बड़ा पत्थर नहीं होता है। तो ये वाला मेल नहीं है, मेल नहीं है। कौन सा मेल नहीं है? बी वाला मेल नहीं है, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग नहीं है? बदमाश, बदचलन, बदनाम, और कोई नहीं। तो इनमें से देखो, बद उपसर्ग सभी में है, बदमाश में भी है, इधर से बदनाम में भी है, बदचलन में भी है, और कोई नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी होना चाहिए, डी हमारा सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर बोला कि किस में उपसर्ग नहीं है, तो बद उपसर्ग जो है इन सभी में है, तो हमारा डी आंसर ज्यादा उचित रहेगा। सातवां प्रश्न देखना, कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य इनमें से सही है? बैल और बकरी, बैल और बकरी, बैल और बकरी घास चरती हैं, बी है बैल और बकरी घास चरते हैं, और सी है बैल और बकरी घास चरता है, और बैल और बकरी घास चरती है। तो इनमें से लगाना आपको, चार ऑप्शन है आपके सामने, चार ऑप्शन का चुनाव करना है कि कौन सा सही है। लगाइए कौन सा आंसर सही होगा। सातवां का आपको बताना है कि सातवां का कौन सा सही आंसर होगा। जो बी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है, बैल और बकरी घास चरते हैं, ये वाक्य बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कवि बाबा के नाम से प्रसिद्ध है? बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, त्रिलोचन, सूर्यकांत त्रिपाठी, शमशेर। तो इनमें बताना है कि कौन सा कवि जो है बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे, जो लोग एक ही तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है कि बाबा नागार्जुन जो हैं इनको बाबा के नाम से जाना जाता है, और इनका वास्तविक नाम कई बार पेपर में आ जाता है, तो याद रखना बैद्यनाथ, बैद्यनाथ। ठीक है जी, बैद्यनाथ नागार्जुन का वास्तविक नाम है, और बाबा के नाम से जो है इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बहुत बार, कई बार पेपर में आ रखा है, पता नहीं कितनी बार आ गया है कि कौन सा शब्द वर्तनी सही है। लगाइए सही आंसर कौन सा सही होगा। ठीक है जी, लगाइए लगाइए, ये तो नहीं होगा, ये भी गलत है। अब लगाना है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है। ठीक है जी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? बी वाला। जो बी की तरफ है इसमें आधा ता भी आता है और आधा सा भी आता है। तो इस प्रकार से हमारा बी जो आंसर है ये एकदम सही आंसर है। कौन सा शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। 10वां प्रश्न देखो, वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? वाक्यम रसात्मक काव्यम ये कथन किसका है? विश्वनाथ का है, राजशेखर का है, श्रीहर्ष का है, या कवि भास का है? तो हमारा आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मक काव्यम। ठीक है जी, ये कथन इन्होंने कहा था, और यहां पर हमारा ए वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नों की संख्या ज्यादा है इसलिए फटाफट फटाफट चल रहे हैं, आप मिलाते जाइए। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा
किस तरह का वाक्य है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य, और चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान रखना है कि जहां आपको की मिले शॉर्टकट, जिस वाक्य में की दिखे वहां पर आंख बंद करके जो है मिश्र वाक्य लगा दो। यहां पर बिल्कुल सी आंसर होगा, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। की दिखेगा तो सीधे मिश्र वाक्य टिक कर दो, आंसर होगा। 12वां प्रश्न देखो, आगे बढ़ते हैं। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मिथ, ये कथन किसका है? तुलसीदास का है, भिखारी दास का है, सी है केशव दास, और डी है मतीराम। तो लगाइए सही आंसर कौन सा होगा। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मिथ, ये कथन किसका है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, लगाइए फटाफट करके। जो साथी सी की तरफ जा रहे हैं, ये सही आंसर है। केशव दास ने कहा था कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मिथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न। सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अविदा, व्यंजना और लक्षणा। तो इनमें बतानी है कि कौन सी शब्द शक्ति जो है इस 13वें प्रश्न में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, प्रसाद की ये पंक्ति है और व्यंजना इसमें जो है शब्द शक्ति है। तो 13वां का बी विकल्प जिन्होंने किया है ये सही आंसर है। आगे देखो 14 प्रश्न। 14 प्रश्न देखो, आगिन कुकेली पछिन मीठी लोकोक्ति का अर्थ है। यहां पर जो है ये थोड़ा फाउंड चेंज हो गया यहाँ पे, है ना। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो यहां पर आप जो है यहां पर आगिन कर देना। हाँ ठीक है जी। आगिन कुकेली पछिन मीठी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? मुंह के सामने मीठी मीठी बात कर, पीठ पीछे बुराई करना। और बी है ऐसी बात जो कड़वी लगे लेकिन वास्तव में वह फायदामंद हो। और अगला जो ऑप्शन है इसमें ये था सिद्धांतहीन। यहां पर क्या होना था? सिद्धांतहीन व्यक्ति। और डी है हर काम अपने नियत समय पर ही होता है। तो हमारा इसमें जो सही आंसर होगा, जो बी की तरफ जा रहे हैं, ऐसी बात जो कड़वी लगे लेकिन वास्तव में वह फायदेमंद हो, ये अगिन कुकेली पछिन मीठी मीठी लोकोक्ति का अर्थ है। कुछ साथियों ने ए वाला विकल्प किया होगा कि मुंह के सामने मीठी मीठी बातें कर, पीठ पीछे बुराई करना। तो यहां पर क्या बोला? आगिन कुकेली पछिन मीठी मीठी, मतलब मुंह के सामने ये मीठी मीठी बात, पछिन मीठी है। तो इसलिए यहां पर ए नहीं होगा, बल्कि आंसर क्या होगा? बी वाला, ऐसी बात जो कड़वी लगे। अगिन कुकेली आगे है ना, उस समय कड़वी लग रही है जब बोली जा रही है, लेकिन जब समय बीत गया बाद में, यानी पाछिन मतलब बाद में, वो बात वास्तव में जो है फायदामंद होती है। ठीक है जी। जैसे पुराने बुजुर्गों के जो बोल होते हैं वो जो है शुरू में बड़े कड़वे लगते हैं, लेकिन बाद में जब है ना समय आता है तो वो बात बिल्कुल सही निकलती है। तो वही बात है कि अगिन कुकेली पछिन मीठी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऐसी बात जो कड़वी लगे लेकिन वास्तव में वह फायदामंद हो। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न ये रहा, निम्न में से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है अबुल कलाम आजाद, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर होगा सी वाला, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जो है रोमन लिपि लागू करने की वकालत करी थी। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, गढ़वाल राजवंश की राजकीय भाषा क्या है? ठीक है, संस्कृत है, हिंदी है, गढ़वाली है या पाली है? तो गढ़वाल राजवंश का मतलब, कहने का मतलब सीधे ये है कि गढ़वाल में कौन सा राजवंश था? पंवार वंश। तो सीधे ये बताया गया है पंवार या परमार वंश की राजभाषा क्या थी, राजकीय भाषा क्या थी? तो सी की तरफ जो साथी हैं ये बिल्कुल सही है, हमारा गढ़वाली सही आंसर होगा। पंवारों या गढ़वाल राजवंश की जो राजकीय भाषा थी क्या है? गढ़वाली। 17वां प्रश्न देखिए, कुमाऊं में माता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पहला है बुए, दूसरा है माँ, तीसरा है माता, और डी है ईजा। ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पर सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? ईजा होगा। कुमाऊं में जो है माता के लिए ईजा बोलते हैं, और गढ़वाल में जो है माजी करके बोल देते हैं, और बुए भी जो है माता को ही बोलते हैं। ठीक है जी, माँ भी माता को ही बोलते हैं। तो यहाँ पर कुमाऊं में माता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ईजा बिल्कुल सही आंसर होगा। 18वां देखो, बोक्सा बोली को किसने ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा है? ब्रज कुमाऊनी हिंदुस्तानी कहा है, और 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, दूसरा है ग्रियर्सन, तीसरा है राज सहाय पोदार,
और चौथा है हमारे पास अमीर हसन। तो लगाइए सही आंसर क्या होगा, जो डी की तरफ है अमीर हसन, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार के लिए एक शब्द क्या है? बताइए, विग्रह, निग्रह, अवग्रह या अनुग्रह? तो जो डी तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार के लिए एक शब्द क्या है उचित? अनुग्रह। आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी का लास्ट प्रश्न होगा, 20वां प्रश्न है, किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है? किस शब्द में सही संधि नहीं हुई है? सट धन मुख, यहां पर टा का ना हो रखा है, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है जगत धन माता, जगत धन माता, जगन माता, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीर्थम धन कर, तो माँ का अनुस्वार बदल गया तीर्थम कर, तो हमारा 3 सही है। तो हमारी ये वाली जो संधि है ये यहाँ पर गलत है, ये गलत है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा वो डी वाला होगा। हमारा जो आंसर होगा डी वाला, क्योंकि ये गलत है और हमें बताना है कि संधि नहीं है, सही संधि नहीं है। तो सही संधि किसमें नहीं है? डी में नहीं है। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहां से जो है हमारा उत्तराखंड लग गया है। अभी तक हिंदी के 20 प्रश्न थे, अब उत्तराखंड के 40 प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं। मुकुंदी लाल, तरुण कुमाऊं, विक्टर मोहन जोशी, स्वदीन प्रजा और गोविंद बल्लभ पंत प्रजा बंधु बक दर्शन कर्मभूमि। तो इनमें से इन चारों विकल्पों में से, ठीक है जी, ये भी सही है, इधर से विक्टर मोहन जोशी भी सही है और भक्त दर्शन भी एक बार कर्मवीर के बने थे। तो गोविंद बल्लभ पंत जो है इस पत्र के संपादक नहीं थे, तो इसलिए हमारा ये गलत माना जाएगा। और हमने बोला कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है, जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड में राज नहीं किया? कनिष्क ने, पौरव ने, चंदेलों ने और समुद्रगुप्त ने। तो हमारा सही आंसर होगा सी, चंदेलों ने। चंदेलों का जो है अधिकार यहाँ पर नहीं रहा। कनिष्क ने भी उत्तराखंड में राज किया, पौरव वंश तो खैर उत्तराखंड में राज करता ही है, और समुद्रगुप्त का भी अधिकार जो है उत्तराखंड में रहा है। तो चंदेलों का अधिकार उत्तराखंड में नहीं रहा है। तो 22 का हमारा सही जो आंसर होगा क्या होगा? सी वाला। आगे बढ़ते हैं 23वां प्रश्न, जौनसारी देवता महासु के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है? और पहला कथन आपके सामने ये रहा, मासु मंदिर हनोल गांव चक्राता में टोंस नदी के तट पर स्थित है, ये बिल्कुल सही बात है। और महासु शब्द महादेव का अपभ्रंश माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और अगला है कि महासु एक नहीं अपितु 4 देवताओं का नाम है, ये भी बिल्कुल सही है। और माना जाता है कि गुड़ का रस महासु देवता का प्रिय पेय है, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि महासु मतलब एक शिव है और शिव का पेय पदार्थ तो भांग वगैरह वगैरह होता तो हम मान भी सकते थे, रस और गुड़ कतई नहीं है। तो इसलिए कौन सी बात सही नहीं है, कथन सत्य नहीं है? तो डी वाली बात जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा विकसित ईश्वर ऐप का संबंध किससे है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। लगाइए, ईश्वर ऐप का संबंध आ सकता है मंदिरों से है, पर्यटन स्थलों से है, जल स्रोतों से है या वनों से है। तो लगाइए 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग सी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है, जल स्रोत। ठीक है जी, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की द्वारा जो विकसित ईश्वर ऐप है इसका संबंध जो है जल स्रोतों से है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, ये रहा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर बिल्कुल सही है, चंपावत में है टनकपुर। और खोदरी परियोजना ये यमुना नदी पर है, ये भी सही है। और इधर छिबरो जो परियोजना है, क्योंकि खोदरी परियोजना और छिबरो जो परियोजना है ये दोनों देहरादून में है ना। और इधर चीला जो परियोजना है ये पौड़ी में पड़ती है, और यहाँ पर रामगंगा लिखा हुआ है, जबकि हमारा आंसर क्या होना चाहिए था? गंगा नदी पर। तो गंगा नदी पर है ये पौड़ी में। तो इधर से हमारा क्या बोलना था कि सुमेलित नहीं है। तो डी वाला जो विकल्प है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि बाकी तो सारा ठीक है, लेकिन यहाँ पर गंगा नदी होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं 26वां प्रश्न, प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? लगाइए भाई सही आंसर, 7,795, 7,830, 7,832, 7,850। अभी परिसीमन हुआ है
पहले जो है जो ग्राम पंचायतें हुआ करती थी ये 7,795 हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में जो परिसीमन हुआ, क्योंकि पंचायती चुनाव होने वाले अब, तो पंचायती चुनाव के लिए परिसीमन हो गया है और अब ये नहीं है आंसर, बल्कि ये सी वाला है, बढ़ करके इतनी हो गई है 7,832 जो है। अब नया जो आंकड़ा आया है, कितनी ग्राम पंचायतें हो गई उत्तराखंड में, 7,832, और पहले जो थी वो 7,795 थी। तो अब ये नहीं याद रखना, अब ये वाला याद रखना आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला क्रीड़ा पथ, आगे लिखा हुआ है, क्रीड़ा पथ के आगे लिखा हुआ है राजेश मोहन उप्रेती, राजेश मोहन उप्रेती। और दूसरा लिखा कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल, सी है हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट, और डी है हिमालय की खस आचार्य धर्मानंद, आचार्य धर्मानंद। तो लगाइए इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। यहां इसमें बड़ी गलती होती है, नहीं और है, इसमें बड़ा समस्या रहती है। तो हिमालय की खस की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आचार्य धर्मानंद यहाँ नहीं है, बल्कि ये पुस्तक किसकी है, डी शर्मा की है। तो यहां पर याद रखना है कि हिमालय की खस डी शर्मा की पुस्तक है, न कि आचार्य धर्मानंद, इसलिए ये डी आंसर सही होगा। बाकी साथ में आपको याद ये भी रखना है कि हिमालय का इतिहास मदन चंद्र भट्ट ने लिखी, कुमाऊं की चित्रकला यशोधर मठपाल ने लिखी, और क्रीड़ा पथ उत्तरांचल नाम की जो पुस्तक लिखी ये राजेश मोहन उप्रेती की है। तो ये 4 बुक्स है, कोई ना कोई बुक्स आ सकती है, और आजकल ऐसे कोड करने के लिए प्रश्न जो है ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। साहित्यकार एवं उनके जन्म स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है, और यहां पर बताना यह है, अब देखो सुमित्रानंदन पंत है, ये सभी जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म है ये कौसानी में हुआ था। कहां हुआ था? कौसानी में हुआ था, ठीक है जी। कौसानी में जो है 1900 में जो है इनका जन्म हुआ था। उस समय कौसानी अल्मोड़ा में था, लेकिन आज कौसानी कहां पड़ता है? बागेश्वर में, ठीक है जी। भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी ने किसे कहा था? कौसानी कहा था। और गोविंद बल्लभ पंत का जो जन्म हुआ था ये हुआ था अल्मोड़ा के खूंट गांव में। कब हुआ था? 1887 में। और गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 1887 में कब हुआ था? 10 सितंबर को। और 10 सितंबर को गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहां से मैच कर लेते हैं, सुमित्रानंदन पंत कौसानी, यानी ए का एक किस में बैठ रहा है भाई? एसी में बैठ रहा है, तो एक से ही हो गया काम तो। और अगर गोविंद बल्लभ पंत बी देखेंगे तो बी का 4, तो बी का 4 है कि यहाँ है जी? बी का 4 है, ए का 1 है, तो आगे क्या जाना, हो गया, एक से ही काम हो गया हमारा, ठीक है जी। एग्जाम में भी आपको यही करना है कि एक अगर आप कंफर्म है कि ये वाला मैच बिल्कुल सही है तो आप आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आगे बढ़ते रहिए, टाइम की बचत रहेगी आपकी, टाइम बचा लेंगे आप ऐसे में। अगला प्रश्न चलते हैं, असत्य युग्म का चयन कीजिए। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान डैश लिखा हुआ काशीपुर उधम सिंह नगर, राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान लिखा हुआ देहरादून, और भारतीय तकनीकी संस्थान रुड़की, और उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय देहरादून। इसमें बताना है असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। ये बी जो राष्ट्रीय तकनीकी है, एनआईटी जिसको बोलते हैं, ये श्रीनगर में है। यहां पर क्या होना चाहिए था? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल होना चाहिए था, इसलिए जो है ये बी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, असत्य है ये, ठीक है जी। बाकी सारा ठीक है। आगे बढ़ते हैं 30वां प्रश्न, कांता प्रसाद द्वारा निर्देशित फिल्म गढ़वाली है ना, गढ़वाली फिल्म कौन सी है? मीठी माँ को आशीर्वाद, ठीक है जी, आजकल बहुत चर्चा में है। मीठी माँ को आशीर्वाद किस विषय पर आधारित है? देवर यात्रा, गंगा सुस्ता, खान पान, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो फिल्म रही है मीठी माँ को आशीर्वाद, ये खान पान, उत्तराखंड का जो हमारा खान पान है उस पर आधारित है। उत्तराखंड के खान पान को यहाँ पर जो है बहुत बढ़िया तरीके से दर्शाया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे 31वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहां पर भी देखो, आप अगर आपको 1-2 पता है तो बहुत आसानी से आप टिक कर सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला। भाई विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहाँ है? अल्मोड़ा में है। तो ए का 3 है, कहीं का ए का 3। अब ए का 3 भी 3 जगह, ये तो नहीं हो सकता है। अब यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। दूसरा, इनमें से सब सरल जो है लोक संस्कृति संग्रहालय है, एक लोक कला संस्थान है, और एक लोक संस्कृति संग्रहालय है। याद रखना आप, लोक कला संस्थान और लोक संस्कृति संग्रहालय, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो लोक संस्कृति जो संग्रहालय है ये खुटानी, भीमताल, नैनीताल में है। खुटानी में है, भीमताल में पड़ता है, और भीमताल किस में आता है? नैनीताल में।
और जबकि लोक कला संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो कुछ लोग ने ये मिला दिया होगा तो इस वजह से गड़बड़ हो गया होगा। तो सी का 4, मुझे सी का 4 चाहिए। और सी के 4 में भी देखो आप, सी के 4 में भी यहां देखो, यहां देखेंगे इसमें भी है, बी में भी है और डी में भी है। तो इसका मतलब ये होगा ये भी आंसर नहीं है, या तो अब बी आंसर होगा या तो आंसर क्या होगा? डी होगा। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान डी, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान डी ये कहां है? देहरादून में है। तो डी का हमें क्या चाहिए? 2। तो इसलिए हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला विकल्प 3 1 4 2, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 32वां, पेशावर कांड का वर्णन, पेशावर कांड का वर्णन मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका में किया था? पहला हंस, दूसरे मानस, तीसरे इरावती और मंगलसूत्र। ठीक है जी। मुंशी प्रेमचंद ने हंस पत्रिका में बनारस से निकाली थी इन्होंने, ये 1930 के आसपास है जहां तक मुझे याद है। और दोबारा राजेंद्र यादव ने इसको जो है दिल्ली से निकाला था। तो मुंशी प्रेमचंद ने जो है किस पत्रिका में जो है पेशावर कांड का वर्णन किया? हमारा आंसर होगा पहला वाला, हंस पत्रिका में। ठीक है, आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। कूट के आधार पर चुनिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कूट के आधार पर चुनना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। वज्रदत्त पांडे ने अल्मोड़ा का संपादन किया, अल्मोड़ा पत्र का संपादन किया। ठीक है जी, अल्मोड़ा पत्र का संपादन किया, सही है। अपने जेल प्रवास के दौरान वज्रदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास लिखा, ये भी सही बात है। ठीक है जी, जब बरेली जेल में थे ये 1937 के आसपास इन्होंने जो है कुमाऊं का इतिहास नाम की पुस्तक लिखी, ये भी बात सही है। वज्रदत्त पांडे ने शक्ति पत्र का संपादन नहीं किया, भाई किया भाई, ये तो गलत बात हो गई। और वज्रदत्त पांडे आजीवन अंग्रेजों के विश्वास पात्र बने रहे। अंग्रेजों के विश्वास, अंग्रेजों से इनकी बनती नहीं थी, विश्वास पात्र तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए सी और डी बात गलत है, और हमें बताने क्या है कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो भाई पहली बात तो सही है और दूसरी बात भी सही है, तीसरी बात चौथी बात गलत है। तो सी विकल्प की तरफ हम जाएंगे। ए और बी दोनों बातें सही हैं, बाकी और जो भी बातें हैं वो बिल्कुल गलत है। तो हमारा 33 का सी विकल्प, ए और बी। आगे 34वां प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा 34वां प्रश्न। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहां किया? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर, चकरपुर स्टेडियम खटीमा और हल्द्वानी। तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा रायपुर देहरादून में राजीव गांधी जो अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम है, यहां पर नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। और ये 38वें राष्ट्रीय जो खेल हैं ये हमारे 14 फरवरी तक चलेंगे, 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक। ठीक है जी, बाकी राष्ट्रीय खेलों को लेकर के मैं एक नई वीडियो लेकर के आऊंगा, उसमें सारी कंप्लीट जानकारी आपके सामने साझा करूंगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही उत्तर चुने, और सही उत्तर चुनना है। इसमें देखो आप, आसान सा प्रश्न है। उत्तम दास सबको पता है, राज्य में ढोल सागर के ज्ञाता है, और सतपाल महाराज ये मानव उत्थान समिति के है ना, मानव उत्थान समिति से इनका संबंध है। तो यानी हमें ए का 1 चाहिए, ए का 1, बस इसी से तो काम हो गया हमारा, हो तो गया काम। ए का ए चाहिए, और इधर अगर कंफर्म करने के लिए थोड़ा और अगर देखना है तो सतपाल महाराज है ना, सी का 4, सी का 4, सी का 4। तो बी वाला ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि फतेह शाह के राज्य में इतनी शांति व सुरक्षा थी कि लोग अपने घरों में ताले नहीं लगाते थे? पहला है जटाधर, दूसरा है कवि रतन, तीसरा है रामचंद्र अंडियाल, और अगला है जयशंकर। तो यहां जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। फतेह शाह के राज्य में इतनी शांति थी कि लोग अपने घरों में दरवाजे में ताले तक नहीं लगाते थे। तो ये कवि रतन की बात है। आगे बढ़ते हैं। टिहरी के शासक की मृत्यु दीपावली के दिन यानी भगवाल के दिन हुई? सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह, उपेंद्र शाह या मैपति शाह? लगाओ, सरल सा प्रश्न है, आंसर होगा सी, उपेंद्र शाह। दीपावली के दिन उपेंद्र शाह की मृत्यु हुई थी। 38वां प्रश्न लीजिए, कूट का है। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। और कूट क्या है? राज्य की प्रथम महिला आयोग की अध्यक्ष संतोष चौहान, सही बात है।
राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली पहली जो महिला है, राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला है, ये कौन है? यहां दुर्गा देवी लिखा हुआ है। राज्य आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला कौन है? दुर्गा देवी है। और सी है, राज्य की पहली महिला राज्यपाल शोभा रावत है। ये तो गलत बात है। पहले राज्यपाल कौन है जी? मार्गरेट अलवा। राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष तो रितु खंडूड़ी बनी जी, ये भी गलत बात है। तो इनमें बताना है कौन सी बात सही है। तो इनमें से तो भाई अब ए और बी है, बाकी ये तो डी जो विकल्प है ये हमारा सही होगा, ए व बी। ये वन आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला दुर्गा देवी सोमेश्वर की रहने वाली है। सोमेश्वर के जंगलों में आग लगाने का अपराध, आग लगाने का आरोप इन पे लगा। वन आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला कौन है? दुर्गा देवी। और स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली पहली महिला कौन है? विष्णु देवी शाह। ठीक है जी। और राज्य की प्रथम महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? संतोष चौहान। तो यहां पर ए और बी हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 39वां भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 में उत्तराखंड के किस कोच को सम्मानित किया गया? पहला आपके सामने डी के सेन, दूसरा सुभाष राणा, सी है हरि सिंह थापा और डी है जसपाल राणा। तो यहां पर जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। जसपाल राणा के ही भाई हैं सुभाष राणा और पैरा शूटिंग के ये कोच हैं और इनको अभी जो है हाल ही में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो सुभाष राणा हमारा सही आंसर होगा। 40वां देखिए, व्यक्ति व उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कबूतरी देवी लोक गायिका है, सही बात है। विद्यापति डोभाल ये लेखिका है, ये भी सही बात है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? और संदली देवी ढोल वादक है और शालिनी शाह खगोलिया है। तो यहां पर इनका संबंध जो है ये फिल्म से है, ये फिल्म निर्माता भी हैं, फिल्म से इनका संबंध है और इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो 40 का हो जाएगा हमारा क्या? डी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति व उनके क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ये तो हो गया हमारा। जागर का अर्थ क्या है? जागर का अर्थ क्या है सरल सा प्रश्न है, लेकिन कई बार गलती से भी है ना गलतियां हो जाती हैं। समाज को जगाने वाले जागर या गीत, मनोरंजन गीत, एक खाद्य उत्पाद, एक युद्ध गीत। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? ए वाला विकल्प, समाज को जगाने वाले जागर या गीत, ये जागर का अर्थ है। जागर सम्राट किसको बोलते हैं? प्रीतम वर्मा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेंदा कौथिक मेला पौड़ी गढ़वाल के बटकुड़ी देवी के मंदिर में लगता है, बात तो सही है। दंगल मेला प्रत्येक महाशिवरात्रि को पौड़ी गढ़वाल के दंगल के शिव मंदिर में लगता है, सही बात है जी। और नुणाई मेला उत्तरकाशी के चक्राता, भाई उत्तरकाशी और चक्राता का कोई तालमेल नहीं है जी। उत्तरकाशी में चक्राता नहीं है बल्कि कहाँ है जी? देहरादून में है। बद्रराज का मेला देहरादून मसूरी, सही है। तो क्या बोला इसने, कौन सी बात सही नहीं है? तो भाई बात सही कौन सी नहीं है? सी वाली बात। तो यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ये वाला हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न, किस पत्र को असहयोग आंदोलन की अव्यवहारिक बताकर अंतिम शस्त्र कहा गया? असहयोग आंदोलन को अव्यवहारिक बताकर अंतिम शस्त्र कहा गया। गढ़वाली, शक्ति, अल्मोड़ा अखबार और कोई नहीं। तो ए वाला जो आंसर है ये सही होगा, गढ़वाली। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न 44वां प्रश्न। 44वां प्रश्न देखना, आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है? आदि बद्री का स्थानीय नाम क्या है? नोठा मठ, दूसरा है आदि मठ, शांति मठ, बद्री मठ। कौन सा होगा? ए जो जवाब है ये बिल्कुल सही होगा। आदि बद्री को नोठा बोलते हैं स्थानीय लोग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित लोकगीत और उनका संदर्भ के विषय में कौन सा सम्मिलित नहीं है? होरी गीत, होली के दिन गाया जाने वाला गीत, खुदेड़ गीत, मायके की याद में गाया जाने वाला गीत, सही है। बिरुदावली गीत भोटिया जनजाति, ये भोटिया जनजाति नहीं गाती भाई, इसको औजी और जैसे गद्दी ऐसी जनजाति हैं ये गाती है इसको। तो ये हमारा जो आंसर यहाँ पर होगा कि उन विषय के समय कौन सम्मिलित नहीं है? तो भाई ये बिरुदावली गीत जो है औजी जाति द्वारा गाया जाता है, भोटिया जाति द्वारा नहीं। आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न, उत्तराखंड में आजाद पंचायत का श्रेय किसे दिया जाता है? दयाराम रवाल्टा है ना। जब तिलाड़ी कांड हुआ था 30 मई 1930 को,
तो उससे पहले लोगों को एकत्र करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए टीर रियासत के खिलाफ जो है आजाद पंचायत की स्थापना की गई थी। और आजाद पंचायत की स्थापना दयाराम रवाल्टा, ये इसके मुख्य हकदार हैं कि आजाद पंचायत का श्रेय जाता है किसको? दयाराम रवाल्टा को। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य में मनाए जाने वाले त्योहार तथा उनकी तिथि के संदर्भ में सूची 1 को सूची से 2 से सम्मिलित करना है। तो देखो आपके सामने है प्रश्न, लगाइए। इस टाइप के प्रश्न बड़े जटिल होते हैं, कठिनाई महसूस होती है ऐसे वाले प्रश्नों में, क्योंकि इतनी सारी डेट और तिथि याद करना थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है। देखिए इस टाइप के प्रश्न पेपरों में आ रहे हैं, इसलिए आपके लेकर के आए हैं। कौन सा प्रश्न इनमें सही होगा, कौन सा विकल्प इनमें से सही होगा, कोड भी आपके सामने दिया हुआ है 47 का। देखना आप, देखिए कौन सा सही होगा। लगाओ लगाओ, फटाफट लगाइए, आपको टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा। 47 लगा दिया होगा आपने अभी तक, लगाइए लगाइए, लग गया होगा। देखो भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि जो गंगा दशहरा होता है, जो गंगा दशहरा होता है, ये जो है ज्येष्ठ शुक्ल की तरफ जाता है, ये इस दिन होता है, ठीक है जी। यानी सी का जो है एक, सी का एक किस तरफ है? सी का एक, सी का एक, सी का एक, ये डी की तरफ जा रहा है। और देख लेते हैं, ठीक है जी, सी का एक। और जो धनतेरस होता है, धनतेरस, ये कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को होता है, ठीक है जी। और जो नवरात्रि होती है, नवरात्रि ए का हो जाएगा हमारा सी वाला, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को। तो इसमें से लगाइए आप, ए का 3, ए का 3 क्या है? डी। और धनतेरस बी का 2, बी का 2, बी का 2, ठीक है जी, ये सही बैठ रहा है। डी वाला जिन्होंने किया वो बिल्कुल सही आंसर है जी, 47 का डी। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे। चर्चित पुस्तक हिमांक से कथनांक, उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत के लेखक कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक, जयसिंह रावत, गणेश कुकसाल, और डी है गिरजा पांडे। लगाना सही आंसर कौन सा सही है। चर्चित पुस्तक आजकल चर्चा में रही है, करंट में है। हिमांक से कथनांक, उच्च हिमालय की एक यात्रा के अनेक वृत्तांत के लेखक कौन है? जो ए की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है, शेखर पाठक। 48वां का ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा, 48 का ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखो अगला प्रश्न, ये रहा 49वां प्रश्न। धर्माधिकारी के नाम से किसे जाना जाता है? पहला है महीधर शर्मा, बी है दुर्गा प्रसाद, सी है हेमंती बहुगुणा, और डी है नारायण दत्त तिवारी। तो धर्माधिकारी जो है, सरल सा प्रश्न है, महीधर शर्मा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50वां प्रश्न, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित है? ठीक है जी, आगे बढ़, इसमें किस विषय पर आधारित है? तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी वाला विकल्प, सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 51वां प्रश्न ये रहा, बॉबी बॉकेट या बॉबी बॉकेट, ठीक है जी, बॉबी बॉकेट ऑपरेशन का संबंध निम्न में से किससे है? बॉबी बॉकेट ऑपरेशन का संबंध किससे है? लगाइए, 4 विकल्प हैं आपके सामने, चुनाव करिए फटाफट करके। जो डी की तरफ है, जंगल में लगी आग से निपटने के लिए, इससे इसका संबंध है बॉबी बॉकेट ऑपरेशन का। आगे बढ़ते हैं 52वां प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन, ठीक है, ये सब है, पहले ही सुमेलित नहीं है। 95 दे रखा है, कौशिक कमेटी का गठन, ठीक है जी, 1994 है, पुरानी किताबों में 1993 था, अब कुछ किताबों में, नई जो किताबें उनमें 94 दिया हुआ है, तो कौशिक कमेटी 1994 मान सकते हैं, 95 तो बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं 53वां, उत्तराखंड राज्य में स्थापित सैन्य छावनी तथा उनकी स्थापना वर्ष के संबंध में गलत कौन सा है? गलत कौन सा है? तो इनमें से लगाइए आप, कौन सा गलत होगा? जो डी की तरफ जा रहे हैं ये गलत है, जो डी की तरफ जा रहे हैं
क्या बताना है, गलत बताना है, तो गलत है, यहां पर 1815 होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। ड्यूक ऑफ विंडसर प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना निम्न में से कब की गई थी? फटाफट पढ़ रहा हूं मैं, टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, प्रश्नों की संख्या ज्यादा है और इतना पढ़ते पढ़ते सीधे 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, इसलिए मैं आंसर बोल रहा हूं सीधे 1 मार्च 1922। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। असत्य युग्म का चयन कीजिए। यहां पर याद रखना है कि सुंदरलाल बोगड़ा को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी इन सबको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है जी, तो असत्य कौन सा है? बी वाला असत्य होगा। आगे बढ़ते हैं। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेष अधिवेशन में हुई। सभी को पता है, टिक कर दिया होगा आपने, तो हमारा आंसर होगा बी 1938। श्रीनगर में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, वहां पर जो है पृथक राज्य उत्तराखंड की पहली प्रत्यक्ष मांग हुई थी, जबकि इससे पहले जो है अप्रत्यक्ष रूप से मांग 1897 में महारानी विक्टोरिया की समक्ष रखी गई थी, लेकिन प्रत्यक्ष मांग 1938 में रखी गई थी श्रीनगर के कांग्रेस विशेष अधिवेशन में। नैनीताल में जो झंडा सत्याग्रह हुआ था, 4 विकल्प है आपके सामने, इसमें से जो पहला वाला ऑप्शन है 30 अप्रैल 1930, ये सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो है कौन सा है? सी, पहला वाला विकल्प ए, 30 अप्रैल 1930। आगे बढ़ते हैं। अगला 1905 में कर्जन ट्रेल ने हिमालयी यात्रा जिस मार्ग से की थी उसे जाना जाता है। ये वाला ग्वालदम वाला मार्ग था, ये पहला वाला ही इसका आंसर होगा, पहला वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला 59वां, उत्तराखंड राज्य की घोषणा सर्वप्रथम निम्न प्रधानमंत्रियों में से एक ने की थी, किसने करी थी? सभी को पता है, 15 अगस्त 1996 को एच डी देवगौड़ा के द्वारा जो है पृथक राज्य की घोषणा की गई थी सबसे पहले, तो बी एच डी देवगौड़ा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। उत्तराखंड का राजकीय खेल फुटबॉल, सही बात है, और फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल भी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सही बात है, जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है वैसे राज्य में राज्यपाल है। आर्टिकल 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल नित्यानंद स्वामी, ये तो गलत बात है भाई, ये तो मुख्यमंत्री थे, तो पता ना क्या था असत्य कथन, तो असत्य कथन हमारा सी वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। 60 प्रश्न हमारे ये पूरे हो जाते हैं। इसके बाद जीएस हमारा ये रहा 61 प्रश्न, और अब हमारे दूसरे सर आएंगे, उसमें आपके पास जीएस वाले आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, दक्ष क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जो विगत शनिवार को हमारा टेस्ट हुआ था, उसके जो जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन है उनके हम आंसर देखने वाले और विस्तृत जानकारी लेंगे कि किस क्वेश्चन के क्या आंसर होने चाहिए, 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन सही था, उसके और क्या क्या फैक्टर है, उन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जीएस का पहला जो क्वेश्चन था सैटरडे के पेपर में, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। यहां आपको यह बताना था कि निम्न में से कौन ने सुमेलित है। एक और पुस्तक है, दूसरे और उसके आपके पास राइटर दे रखे हैं, जैसे मिताक्षरा, उसके आगे डैश करके यहाँ लिखा हो जाना चाहिए था आपके पास है विज्ञानेश्वर, व्यवहार निर्णय देवन भट्ट, सुबोधनी वरदराज, स्मृति चंद्रिका कालिदास। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है अगर आपको एक आध क्वेश्चन के ऑप्शन ठीक तरीके से ध्यान में हो। अगर ठीक तरीके से 2 ऑप्शन के भी आंसर ठीक याद हो जाए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे इसमें था कि मिताक्षरा, आपके पास इसके राइटर कौन है? विज्ञानेश्वर है, बिल्कुल ठीक है, पहला ही आंसर इसका क्या है? ठीक है, मिताक्षरा के राइटर कौन है? विज्ञानेश्वर है। जबकि जो व्यवहार निर्णय है ये आपके पास गौरंग दास ने लिखी हुई है, और जो आपके पास सुबोधनी है ये आपके पास किसने लिखी हुई है जी? ये लिखी हुई है आपके पास किसने? देवन भट्ट ने लिखी हुई है, और सॉरी सुबोधनी आपके पास देवन भट्ट ने लिखी हुई है, और स्मृति का जो आपकी स्मृति चंद्रिका वो वरदराज ने लिखी हुई है। तो आप ध्यान रखना इसका सही आंसर क्या होने वाला है? मिताक्षरा। मिताक्षरा के राइटर कौन थे आपके पास? विज्ञानेश्वर थे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं, एक को
एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन ने, इसमें भी ठीक तरीके से आपका बेस ठीक होना चाहिए। बेस ठीक है तो इसके आंसर भी आसान हो जाते हैं। पहला कथन है ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी कि कांग्रेस की स्थापना की बिल्कुल ठीक बात है, 1885 में स्थापना की गई थी। कारण कह रहा है कि उनके विचार था कि भारत के लोग अपनी स्वाधीनता की लड़ाई इंडियन नेशनल कांग्रेस की सहायता से करेंगे। तो ये कारण बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनका जो उद्देश्य था, अलग अलग राइटरों ने अलग अलग कहा है। जैसे कि आपके पास कुछ राइटरों ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के सेफ्टी वाल के रूप में की गई थी। तो इनका जो कारण है वो गलत है, इसलिए आंसर केवल क्या हो जाएगा, कथन ए सही है। कथन ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होने वाला है, आपके पास सी वाला ऑप्शन ए सत्य है और आर क्या है जी, आपके पास से गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, ए.ओ. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की थी वो आपके पास 28 दिसंबर 1885 को आपके पास हुई थी। इस समय लॉर्ड डफरिन आपके पास क्या हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे भारत के। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1921 के नानकाना कांड के बारे में कौन सी बात सत्य नहीं है। इसमें लिखा गया कि कौन सी बात सत्य नहीं है। पहला, नानकाना गुरु नानक का जन्म स्थान है, पहले थे ए, वह एक रक्त रंजित आंदोलन था, आपके पास। दूसरा है, नानकाना गुरु नानक का जन्म स्थान है, उसके पीछे राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त था, उसे ब्रिटिश सरकार का समर्थन था। तो आपके पास इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो नहीं पूछ रहा कि सत्य क्या नहीं है आपके पास है, तो इसमें यह सत्य नहीं है, यह एक रक्त रंजित आंदोलन था। तो आंसर क्या होने वाला है इसका, तो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या, ए वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित कारागारों में किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तिका डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। पहला आपके पास अलीपुर सेंट्रल जेल, दूसरा है आपके पास यरवदा जेल, तीसरा है नैनी सेंट्रल जेल और चौथा आपके पास है अहमदनगर फोर्ट जेल। तो इसका सही आंसर क्या है आपके पास, इसका सही आंसर है चौथा वाला, अहमदनगर फोर्ट जेल, जो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सा घटना घटी है, दांडी मार्च, सबसे पहले कौन सी घटना घटी है, और ये बहुत इतिहास का क्वेश्चन पूछा गया है। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन, आपके पास इंदिरा गांधी कह रहा हूं मैं, गांधी और इरविन समझौता। तो दांडी मार्च आपके पास 30 में शुरू हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ है, ये 1930 की घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, साइमन कमीशन 1928 में आया था, गांधी इरविन समझौता 1931। तो ये आपके पास कब का है जी, 1930 का, ये 1942 में आपके पास हुआ था, साइमन कमीशन 1928 में आया था, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। तो पहली घटना कौन सी हुई आपके पास, साइमन कमीशन का आगमन। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था। और बहुत फेमस क्वेश्चन है और इससे अब ये रिलेटेड करेंगे कि जो आपके पास से क्या था, ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने वाली बात है, इसे कई इतिहासकार हरित क्रांति की संज्ञा भी देते हैं, जो भारत में एपीजे अब्दुल कलाम ने दी थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों को डेवलप करना है तो उनमें क्या देनी होगी, शहरी सुविधाएं देनी होगी। ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे, स्वर्गीय आपके पास कौन, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हंटाबेस लिखा है, हंटा नहीं होना चाहिए, डेटाबेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, डेटाबेस में कौन मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपाइलर का, डीबीएमएस का, कोई नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम का तो ये काम है ही नहीं, ऑपरेटिंग में विंडो आता है, कंपाइलर का भी ये काम नहीं है। तो यहां बचा हुआ आपके पास क्या है, डीबीएमएस, इसकी फुल फॉर्म ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है जी, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसी का कार्य होता है कि वह डेटाबेस को मैनेज करे, इसीलिए उसका नाम क्या रखा जाता है, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर क्या होने वाला है, सी आंसर इसका ठीक आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है, यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि नगर का हृदय किसे माना जाएगा। सीधी सी बात है, आपका हृदय आपके शरीर में क्या करता है, एक तरीके से आपको श्वास देता है,
आपके शरीर में संचालन, रक्त संचालन का कार्य करता है, श्वास छूटने का काम करता है, तो वह कौन सा स्थान होना चाहिए आपके पास? केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, बेहतर आवास क्षेत्र, बेहतर सामाजिक सुविधाओं वाला क्षेत्र, या आपके पास नित्य प्रति आवाजाही यात्री क्षेत्र। तो सामान्य सी बात है कि अगर आपके यहाँ लोग रोज आ रहे हैं आपकी शहर में, तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। आपका हृदय वही कहा जाएगा जो आपकी इकोनॉमी को बढ़ाता है अर्थशास्त्र के टर्मिनोलॉजी में। तो आंसर क्या होना चाहिए? डी वाला, नित्य प्रति आवाजाही यात्री क्षेत्र। अगर ऐसा क्षेत्र है कोई किसी भी शहर में, तो वो उसका क्या माना जाएगा? हृदय स्थल, वही उसकी इकोनॉमी को बढ़ाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला आपके पास लिखा हुआ है जी, क्या? M.K. गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, R.C. दास। ये बहुत फेमस है आपके पास आर्थिक निगम का वाला, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। उन्होंने ही कहा था कि भारत का धन का बहिर्गमन हो रहा है, और सबसे पहले भारत की प्रति व्यक्ति आय को भी डिनोट करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे जी? ग्रांड ओल्ड मैन, यानी कि दादा भाई नौरोजी। तो उन्होंने ही आपके पास इस सिद्धांत को दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही का मतलब है कि सबसे पहले किसका आपके पास गठन हुआ है, उसके बाद किसका हुआ है, उसके बाद किसका हुआ है। तो आपको अगर आपने कोई पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है तो कुछ हद तक आपको सिक्किम के जैसे ध्यान होगा कि सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य बना, अरुणाचल, मेघालय। तो इनमें से जो सबसे पहले बना वो नागालैंड बना, नागालैंड के बाद मेघालय बना, फिर सिक्किम बना, फिर अरुणाचल बना। लगभग आपके पास 63 में नागालैंड अस्तित्व में आ चुका था, 69 में आपके पास मेघालय अस्तित्व में आ चुका था, 75 में आपके पास सिक्किम आ चुका था, 87 में आपके पास से अरुणाचल स्टेबल हो चुका था। तो यही इनके आरोही क्रम है राज्य गठन करने के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। ये कार्यकाल आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपको क्रम याद है कि पहले प्रधानमंत्री कौन आए थे, फिर कौन आया था, तो सबसे आसान हो जाएगा आपके पास है। तो इनमें देखेंगे तो सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे, फिर चंद्रशेखर आजाद रहे, फिर एच डी देवगौड़ा रहे, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी रहे। तो आसानी से हो जाएगा आपके पास है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले रहे आपके पास कब? ये आपके पास 1990 से 90 के बीच में। चंद्रशेखर राव जी रहे आपके पास कब? 90 से 91 के बीच में। अटल बिहारी वाजपेयी आपके पास रहे 99 से 2004, और एच डी देवगौड़ा आपके पास रहे 96 से 97। तो इसको अगर मैच करेंगे, अगर आपको दो कार्यकाल भी किसी प्रधानमंत्री की याद है तो आंसर ठीक होने वाला है। तो पहले का क्या है जी? पहले का है चौथा। तो पहले का चौथा एक ही जगह मिल रहा है आपके पास है, कौन सा वाला? डी वाला। यहां भी है पहले का चौथा आपके पास। अच्छा, एक डी वाला है और एक बी वाला, मैच कर लेंगे इसको। तो पहले का चौथा है और दूसरे का क्या है जी? तीसरा है। तो दूसरे का यहाँ क्या है? तीसरा। तो आंसर क्या होगा? चौथा वाला। ठीक, अगला है, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? पहले लिखा है कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/7, कुल सदस्यों का 1/8, कुल सदस्यों का 1/6। तो आपको यह ध्यान रखना है, कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो इसका कौन सा आंसर होने वाला है? चौथा आंसर, केवल 4 वाला। बाकी अन्य निकायों से किया जाता है। अगला है, भारत का सर्वोच्च, यहाँ पे ये 15 नहीं होना चाहिए था, ये 15 मिसप्रिंट हो गए यहाँ पे आपके पास है, 15 नहीं है आपके पास है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका आशय है कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, इसका अर्थ क्या है? लिखा हुआ आपके पास, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सभी निर्णय अभिलेख के रूप में रखे जाते हैं जो अन्य न्यायालय पर बाध्यकारी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है इसके निर्णय के विरोध में। बाकी बी और सी वाला तो गलत तथ्य है। आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ भी जा सकते हो, सेकंड बेंच जिसे कहते हैं वहां जा सकते हैं, आपके पास है, अपील भी की जा सकती है। तो अभिलेख न्यायालय का अर्थ एक ही होने वाला है, वो है पहला। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। पहला है कि प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसी दिन मनाया जाता है। अनुच्छेद 325 में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष का निर्धारण है, ये गलत है क्योंकि ये उल्लेख है आर्टिकल 326 में। तो यहाँ क्या होना चाहिए?
326। तो 326 में मत आपके पास मत देने का उल्लेख है, इसी में लिखा गया कि आपकी मतदान की आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। और ये की थी राजीव गांधी ने 1989 में। 61वां संविधान संशोधन आप ध्यान रखिए। बाकी ठीक है, कोई भी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 70 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपए तक व्यय कर सकता है। तो ये तो समय समय पर आपके पास क्या करता है, निर्वाचन आयोग आचार संहिता लागू करेगा, उस पर लागू कर सकता है आपके पास है। लेकिन इन कथनों में से जो सबसे आपके पास सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक, अगला ये कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण क्या है, कि क्या कारण है कि श्रम की भागीदारी कम हो जाती है। पहले लिख रहा है मजदूरों की तुलना में कीमतें कम हैं, कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमतें कम हैं, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। तो सीधी सी बात है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है कि कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना। कीमत ज्यादा है और मजदूरी कम है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी क्या हो जाती, कम, लेबर कम मिलेंगे, सस्ते दाम पर मजदूरी करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, समावेशी एवं धारणीय विकास, बेरोजगारी घटनाएं हेतु धारणीय एवं समावेशी विकास, तीव्रतर धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास। तो आप ध्यान रखेंगे जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका जो मूल उद्देश्य था वो तीव्रतर धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास को लक्ष्य बनाया गया था। आप जानते हैं कि 2012 में शुरू हुई थी, 2017 तक चलनी थी। इसी काल में आपकी योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन भी किया गया। ठीक, अगला निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सरकार द्वारा देश में नकवी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए। ये नकवी लिखा गया आपके पास है, नगदी की मात्रा बढ़ा जानी चाहिए लिखा हुआ। मुद्रास्फीति में, मुद्रास्फीति में, स्टैगफ्लेशन में, प्रत्यस्तीफी में आपके पास, ये छपने में गड़बड़ आपके पास हो आपके पास से। तो होता क्या है कि नगदी कब बढ़ती है, जब आपके पास होगा क्या कि मुद्रा अवस्फीति आ जाती है। मतलब इसका ये मतलब समझे आपके पास से कि लोगों के पास पैसे की कमी हो चुकी है, आपके पास है लिक्विड यानी कि करेंसी आपके पास कम है। तो उस स्थिति में सरकार को नगदी क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए आपके पास है। तो जब भी आपकी परिस्थिति सरकार के सामने ऐसी आए कि आपके पास क्या हो, अवस्फीति हो रही हो, मुद्रा अवस्फीति हो रही हो, तो उस काल में सरकार क्या करती है, नगदी बढ़ा देती है आपके पास है। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था के कोर क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा उद्योग नहीं या शामिल नहीं है। कौन कोर क्षेत्र में नहीं आता है, पहला लिखा गया लोहा इस्पात, उर्वरक इस्पात या परिवहन। तो कोर क्षेत्र में, कोर इंडस्ट्री किसे कहते हैं कि वैसे मूलभूत इंडस्ट्री जिस पर अन्य इंडस्ट्रियां क्या होती है, निर्भर करती है। जैसे इस्पात वाला है, उर्वरक है, लो इस्पात है, ये कोर इंडस्ट्री में कहलाती है आपके पास। जैसे सीमेंट उद्योग है, ये कोर इंडस्ट्री है जिस पर अन्य इंडस्ट्रियां क्या करती है, निर्भर करती है। तो आंसर क्या होने वाला है, बी। परिवहन को आपके पास किसके अंतर्गत, कोर इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निगम कर किस पर लगाया जाता है। कंपनियों की निवल आय पर, निगम की संपत्तियों पर, निगम द्वारा प्रदत्त उपयोगिताओं पर, निगमों के व्यक्तिगत संपत्ति पर। तो ध्यान रखना जो कारपोरेट टैक्स है ये भारत में सबसे ज्यादा डायरेक्ट कर दिया जाने वाला एक माध्यम है। तो आंसर हो जाएगा पहला वाला, कंपनी की निवल आय पर क्या दिया जाता है, निगम कर दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी संस्था पूंजी बाजार का विनियमन करती है। तो इसके लिए कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेबी इसीलिए बनाई गई थी आपके पास। तो सेबी का निर्माण आपके पास 1988 में कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य था कि बाजार का क्या करना है जी, आपके पास नियमन करना, बाजार की वो बैलेंस करना, बाजार को नियंत्रण करना। एक तरीके से आप कह सकते हैं शेयर मार्केट जो होता है आपके पास है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सेबी का आपके पास है। ठीक, अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सत्य है। पहला, भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। बिल्कुल सही बात है, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आप जाओगे तो भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर है
और पश्चिम से पूरब जाओगे तो 2933 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक बात है आपके पास। ऐसे में ज्यादा है, ऐसे में क्या है, ज्यादा, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है, ज्यादा। कितनी है, 32-14। और पश्चिम से पूरब कितनी है, 29-33। दूसरा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक मायोत्तर माना गया है। बिल्कुल ठीक बात है। दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। उत्तर से दक्षिण ज्यादा है, पश्चिम से पूरब क्या है, कम है। उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो 32-14, और पश्चिम से पूरब की बात करेंगे तो 29-33। कितनी है जी आपके पास, 29 से 33 किलोमीटर है। ठीक, अगला, मुंबई में पुणे की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, क्यों? इसका कारण क्या है? अब जानते हैं, मुंबई पश्चिमी घाट पर है, और पश्चिमी घाट पर आपके पास खूब सारी क्या फैली हुई पहाड़ी, जिन्हें सह्याद्री की पहाड़ियां कहती है। और बरसात कब होगी, जब आपके पास मानसूनी पवनों को चलने के लिए स्पेस मिलेगा, तो वो ऊपर की ओर जाएगी, कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी। तो उसका इसका रीजन क्या होना चाहिए, मुंबई पवनाभिमुखी है। बिल्कुल ठीक है। आपके पास क्या है, पवन का जो मुख होता है, इनकी पहाड़ियों के सारे ऊपर की ओर निकल जाता है, जिस कारण से आसानी से मुंबई में क्या होती है, वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है, क्या है ये? एक तरीके से तो लिखा हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में, पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर के कारण, सागर तट पर स्थित पुलिन के कारण, और उपरोक्त में से कोई नहीं। सीधी सी बात है, सिमलीपाल कछुओं के लिए क्या है, फेमस है आपके पास। तो आंसर क्या होने वाला है, पहला वाला, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, वो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? नकदी और खाद्य दोनों संयोग के संस्था साथ साथ खेती करना, ये सस्यों लिखा गया है, सस्यों। ठीक, दो या दो से अधिक सस्यों को एक ही खेत में उगाना, एक साथ पशुओं का पालन एवं फसलों की खेती, उपयुक्त में से कोई नहीं। सीधी सी बात है, मिश्र खेती का मतलब है पशुपालन भी करना और फसलों का उत्पादन भी करना। क्या कहलाएगी जी, आपके पास मिश्रित खेती कहलाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे होना चाहिए, इसको चीजें लिखा गया, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? पहले लिखा हुआ है जलमार्ग संख्या 1, ये यहां पे होना चाहिए था, जलमार्ग संख्या 1, जलमार्ग संख्या 2, जलमार्ग संख्या 3। तो जलमार्ग संख्या 1 पूछता है वो कानपुर से हल्दिया, जलमार्ग संख्या 2 सदिया से धुबरी, जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से लेकर कोल्लम तक, और इनमें से कोई नहीं। अब आप जानते हैं कि जलमार्ग संख्या 1 है इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक, जो भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग भी है, नेशनल वाटरवे भी है। इसी पर आपके पास क्या चलती है, नाव भी चलती है, भारी भरकम आपके पास जो आपके पास क्या होती है, नाव होती है, वो सामान को ले जाने का कार्य करती है। तो आपके पास कौन सुमेलित नहीं है, पहला वाला। ये कानपुर की जगह क्या होना चाहिए आपके पास है, इलाहाबाद होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, इलाहाबाद होना चाहिए। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है कौन, जलमार्ग संख्या 1। अगला, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। क्या लिखता है आपके पास, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई। दूसरा, इस नीति के तहत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। और सी देख रहा है, ए और बी दोनों, और डी दे रहा है उनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई। ये नहीं थी, ये 2001 में लागू की गई थी आपके पास है। ठीक, अगला, एमएस वर्ड में आधार रेखा के ऊपर छपे हुए नंबर को कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर्स होना चाहिए, स्ट्राइकर होना चाहिए था, सब स्क्रिप्ट, और ऊपर बीएल नहीं। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ी होगी इसकी। इसका जो सही आंसर है वो पहला वाला होना चाहिए आपके पास। क्या है, सुपर, क्या होना चाहिए जी, स्क्रिप्ट होना चाहिए, इसका ठीक आंसर है। ये स्ट्राइकर लिखा होना चाहिए आपके पास है, स्ट्राइकरथर, करथर हो गए आपके पास, ये छपने में दोनों गड़बड़ आपके पास है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके पास, सुपर स्क्रिप्ट आंसर होना चाहिए। इसका क्या आंसर होना चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, अगला, निम्नलिखित सही युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, निशात बाग कश्मीर, शालीमार बाग आपके पास कहाँ है जी, श्रीनगर, पिंजौर बाग हरियाणा। अब इसमें है क्या आपके पास है, दरअसल इसमें भी ऑप्शन ठीक नहीं छपे हुए हैं आपके पास है। क्यों, क्योंकि निशात बाग कश्मीर में, ये बात बिल्कुल ठीक है। शालीमार आपके पास श्रीनगर में, ये भी ठीक है। और जो आपके पास से क्या है जी,
जो पिंजौर बाग है, तो पिंजौर बाग आपके पास से कहाँ है जी, हरियाणा में। ये भी ठीक है आपके पास है। तो पिंजौर हरियाणा में है, शालीमार श्रीनगर में, निशात कश्मीर में है। ये सारे के सारे ठीक है आपके पास है। तो आंसर क्या होने वाला है, डी, 1, 2 और 3, ये सारे ठीक मैच है आपके पास। अगला, किस परियोजना के कारण आर्कटिक महासागर का नया मानचित्र तैयार हुआ है, जिसमें फ्रांस के आकार से 2 गुना और इंग्लैंड के आकार से 6 गुना बड़ा क्षेत्र दर्शाया गया है। तो उसके लिए एक आपके पास योजना चलाई गई है हाल ही में, जिसका नाम लिखा है समुद्र तल 2030। ये एक आपके पास क्या है, योजना है, जिसके तहत हाल ही में ये मानचित्र लागू किया गया है। तो उस पर आधारित एक करंट का क्वेश्चन बना हुआ है, जिसका नाम क्या रखा हुआ है, समुद्र तल 2030। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य के भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य होने का गौरव प्राप्त है? तो ये भी हाल ही में आपके पास क्वेश्चन खूब चर्चाओं में रहा है। तो इसका सही आंसर है आपके पास कौन, हिमाचल प्रदेश, जो लगभग 2010 में मुक्त कर दिया गया था और आज इसको पूरी क्लीन चिट मिल चुकी है आपके पास और ये फर्स्ट राज्य बन चुका है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है रीजनिंग के। तो रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है, जिस प्रकार आशा का संबंध चमक से है, उसी प्रकार निराशा का संबंध किससे होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए जी, निराशा का संबंध गंभीर से, ईर्ष्या से, उदासी से, प्रसन्नता से। गंभीर और ईर्ष्या इसका आंसर हो नहीं सकता है आपके पास, इसलिए आंसर क्या बनेगा आपके पास, सी वाला, उदासी के संबंध किससे होता है जी, निराशा से। अगला क्वेश्चन, अब ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी ठीक तरीके से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, सॉल्व हो जाना चाहिए आराम से। क्या है जी, मोहन 25 मीटर दक्षिणी दिशा में चलता है। तो 25 मीटर कहां चलता है जी, ये दक्षिण में चलता है। दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। जब वो आपके पास दक्षिण की ओर जाएगा तो उसका दायां आपके बायां और हो जाएगा आपके पास। और कितना चलता है जी, ये 15 मीटर चलता है। कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है। जब ये उधर जा रहा है आपके पास तो इसका दायां ऊपर और बायां नीचे हो जाएगा। और कितना चलता है, जब बाएं मुड़ करके फिर से ये 25 किलोमीटर चलता है। ठीक, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो सीधी सी बात है, ये प्रारंभिक बिंदु, यहाँ पे प्लस का सिंबल बना लो और यहाँ से यहाँ की और इसको दर्शा लो। तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये क्या है जी, दक्षिण पश्चिम आपके पास। तो आंसर क्या होने वाला है, सी वाला। ठीक, किसी निश्चित कोड में आपके पास ये लिखा गया। अब इसमें होता क्या है, इसमें अगर आपको अल्फाबेट्स ठीक तरीके से याद है, इनके रोल नंबर ठीक याद है, तो आंसर हो जाता है आपके पास। जैसे ये क्या दर्शा रहा है आपके पास है, ओ क्या दर्शा रहा है जी, ORGANISE, ये लिखा हुआ है इसमें आपके पास है, ORGANISE। नीचे लिखा हुआ है BHSPDRHM। तो इसमें है क्या आपके पास है, इसमें अगर रोल नंबर याद रखेंगे आप लोग और आपके पास ठीक तरीके से इसमें फोकस करेंगे तो आसानी से आंसर मिल जाता है। जैसे ये इसका संबंध ऐसा, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग में भी क्रॉस क्वेश्चन का आपके पास क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन है। तो ए का संबंध बी से हो गया आपके पास है। वैसे जी एक और बढ़ गया, जी का क्या हो गया जी, एच हो गया, आर का क्या हो गया, एस हो गया, ओ का क्या हो गया, पी हो गया। वैसे ही आपके पास है, इधर उसने क्या कर दिया, माइनस में कर दिया। ई का माइनस एक कम आपके पास हो गया, एस से एक कम हो गया, एम से एक कम हो गया और आई से एक कम आपके पास हो गया। तो यहाँ भी यही होने वाला है। स्टार्टिंग के कितने लेटर, 4 लेटर, 1 2 3 और एक 4 लेटर। इनको देखेंगे तो टी से एक प्लस हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, यू होने वाला है। एस का क्या हो जाएगा, टी होने वाला है। ई का क्या हो जाएगा, एफ होने वाला है। और डी का क्या हो जाएगा, ई होने वाला है। तो इधर आपके पास UTFE, यहां भी और यहां भी सेम है। अब बाकी बचा इधर, तो D माइनस 1 कितना होने वाला है जी, C। तो आंसर कौन सा हो जाएगा फिर, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, किसी महीने की 24 तारीख अगर सोमवार है तो उसी महीने की 12 तारीख को क्या होगा? इसका सामान्य से नियम है, किसी भी तारीख के साथ 7 जोड़ने पर या 7 घटाने पर वही दिन आता है। तो मान लिया जाए कि 24 को क्या है, मान लीजिए 24 को आपके पास सोमवार कौन सा दिन दे रखा है जी, सोमवार दे रखा है। तो 24 में से अगर क्या घटाओगे, 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 17। 17 में से फिर से आप अगर 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 10।
कितना आ जाएगा जी 10। इसका मतलब 10 तारीख को भी क्या था, सोमवार था। तो 11 को क्या हो जाएगा, मंगलवार, और 12 को क्या हो जाएगा, बुधवार। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, ए वाला होगा। तो उस दिन क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अगला, अमन ने सुमन से कहा कि तुम मेरे पोते के चचेरे भाई के पिता हो। अमन का सुमन से क्या संबंध है, रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ठीक तरीके से आपने जनरेशन को दर्शाया है तो आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, और बहुत आसान होती है क्वेश्चन। इसके लिए ग्राफ ठीक हो जाना चाहिए। अमन ने सुमन से कहा, एक अमन है आपके पास है, और अमन किसे कह रहा है जी आपके पास है, सुमन को कह रहा है। और सुमन को क्या कह रहा है कि तुम मेरे पोते के, मतलब अमन के नीचे 3 पीढ़ियां हैं, अमन का बेटा है और बेटे का बेटा है, तो पोता आपके पास इसकी तीसरी पीढ़ी में आएगा, आपके पास है पोता। मेरे पोते के चचेरे भाई, मेरे पोते का चचेरा भाई, यानी इसका जो पोता उसका जो चाचा है, इसका चचेरा भाई, चचेरा जो भाई है। चचेरे भाई के पिता हो, यानी कि चचेरे भाई का पिता है और उसका भी पिता है, उसका भी क्या है जी, पिता है। ठीक, तो अमन का सुमन से क्या संबंध है, अमन का सुमन से क्या संबंध है। अब यहाँ पे कई बार डाउट रहता है कि कौन सा आंसर दिया जाए, का वाला या से वाला। अगर आपका ग्राफ ठीक तरीके से बन गया है तो इसमें जो आंसर निकलेगा वो का निकलेगा। तो आंसर आपको अमन का देना है, आपके पास किसका देना है जी, अमन का देना है, सुमन का नहीं। तो सीधी सी बात है, अमन का पोता है, अब पोता इसका मतलब इसके नीचे एक इसकी पीढ़ी है। अब यहां से देखो, सुमन पिता है किसका, इसके पोते के चचेरे भाई का। इसका मतलब ये हुआ कि सुमन और अमन एक ही जनरेशन के हैं, इसलिए एक ही लाइन में आएंगे, और इन दोनों में काय का रिलेशन होगा, भाई का रिलेशन होगा। काय का रिलेशन होने वाला है, भाई का। क्यों, क्योंकि इनके नीचे 2-2 पीढ़ियां हैं और इनके दूसरी पीढ़ी में आपस में भाई भाई का संबंध है, इसलिए इनकी पीढ़ी में भी काय का संबंध हो जाएगा, भाई का संबंध हो जाएगा। अगला, किसी खास कोड में गुड एंड बैड को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, तो वो कह रहा है कि निम्न में से 1 को कैसे लिखा जाएगा। अब इसमें कुछ भी नहीं करना होता आपको। देखो, इसमें गुड एंड आपके पास बैड लिखा हुआ है, दिस इज गुड लिखा हुआ है, और साथ में क्या लिखा हुआ है जी आपके पास से, वो पूछ रहा है कि 1 का कोड क्या होने वाला। इसको आसान सॉल्व करने के लिए ये देखना है पहले और दूसरे स्टेटमेंट में कॉमन क्या क्या है। तो देखो, पहले स्टेटमेंट में और दूसरे वाले में कॉमन क्या था, एंड। क्या था जी, एंड। इसमें और इसमें कॉमन क्या है आपके पास, इन दोनों में कॉमन क्या है जी, 2। क्या है, 2 कॉमन है। किसमें जी, बैड में, एंड में, तो 2 कॉमन है। क्लियर। अब आपके पास पहले और तीसरे में देखो, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है जी, गुड कॉमन है, तो गुड को मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया यहां भी। और पहले और तीसरे के कोड में क्या कॉमन है जी, 5, तो 5 कॉमन है यहां पे। अब हुआ क्या कि पहले वाले स्टैंड से हमने 2 चीजें निकाली, गुड एंड एंड का, और सेकंड वाले में हमें केवल और केवल किसका मिला है जी, आपके पास एंड का मिला हुआ है, ऑल और 1 का नहीं मिला है। अब इसका कोड अगर ढूंढेंगे तो 1 और ऑल यहां भी नहीं है, तो हम यहां देखेंगे, यहाँ 1 और ऑल है, और साथ में कितने लेटर बचे हुए हैं, 9 और 3 बचा हुआ है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो हम कहेंगे कि इनमें डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि अगर वह ऑप्शन बना के देता 9/3 तो अब आंसर देते कि 9/3 आंसर होना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनाया हुआ है, ऑप्शन नहीं बनाया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेटा अपर्याप्त है। ठीक, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को खोजिए। तो इसमें क्या है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर स्क्वायर इत्यादि याद है तो आपके आंसर ठीक हो जाएंगे। स्क्वायर में क्या होने वाला है, ये 13 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, जाहिर सी बात है 9 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 81 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये डी वाला हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विधुर पुरुष और धूम्रपान के शौकीन के बीच क्या दर्शाता है, जिस संबंध को सही प्रदर्शित करता है। यानी कि अगर इस पर देखेंगे, इनका अर्थ होता है क्या, ये भी समझना है आपको। इसमें होता है क्या है कि इसको जब पढ़ेंगे तो भीतर से बाहर की ओर सब पढ़ते हैं, और बाहर से भीतर की ओर कुछ पढ़ा जाता है। ठीक, इसका मतलब है कि कुछ व्यक्ति हैं जो थोड़ा थोड़ा सभी हैं, और इसका मतलब है कि बाहर वाले के भीतर ये दोनों है, दोनों वाले आपस में
आधा आधा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये चौथा वाला होगा। तो इसमें सबसे भीतर क्या रखा जाए ये भी ध्यान आना चाहिए आपके पास है। तो सबसे भीतर इसमें आएगा आपके पास क्या है जी, विधुर। क्या आने वाला है, विधुर। विधुर के बाद क्या आएगा, पुरुष। तो हम कहेंगे सभी विधुर पुरुष होते हैं। विधुर किसे कहते हैं, वह पुरुष जिसकी पत्नी एक्सपायर हो गई हो उसे विधुर कहेंगे। तो सभी जो आपके पास विधुर है वो क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। तो पहले क्या आएगा जी भीतर, विधुर, उसके बाहर क्या आएगा, पुरुष आएगा। अब बाहर दूसरा वाला जो आपके पास ये आएगा धूम्रपान। तो क्या हो सकता है, कुछ विधुर व कुछ पुरुष धूम्रपान करते हैं और शेष नहीं करते हैं। इसलिए आंसर क्या होने वाला है, चौथा। अगला, नीचे दिए गए जानकारी के ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू को दो कतारों में है। प्रत्येक कतार में 3-3 कर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो आपके पास इनमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा कतार में है, कौन सा एक कतार में है, ऐसी लाइन बनानी। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो ऐसे बना लीजिए। आपके पास इसमें 2 लाइनें बना लीजिए। जब आप 2 लाइनें बना लेंगे तो एक लाइन ऊपर की और एक लाइन क्या है, नीचे की ओर आप रखेंगे। अब स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिनके ध्यानपूर्वक दिया गया आपके पास है। अब हमें नहीं पता किस कतार का मुआ किस और है, किसका मुआ किस और है। जब ये नहीं पता होता है तो हम ऐसा बना लेंगे। और 6 लोग हैं तो 3 नीचे, 1 2 3, 1 2 3 आपके पास है। पहला कह रहा है कि यू आर के दाईं और दूसरा है। दूसरा कह रहा है पी कतार में सबसे अंतिम में है, टी क्यू का पड़ोसी है, आर क्यू के सामने है। ये तो स्पष्ट हो गया कि आर किसके सामने है जी, क्यू के सामने। यहीं से क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करना चाहिए। हमें नहीं पता कौन कहां पर होगा, पर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास से क्यू है और यहाँ पे क्या है, आर है। अगर आपने ऐसा मान लिया तो फिर कहता है आपके पास है कि टी क्यू का पड़ोसी है। जो टी है वो किसका पड़ोसी है जी, क्यू का पड़ोसी है। तो आपके पास जो टी है वो क्यू का पड़ोसी है, तो कहीं पे भी पड़ोसी मान लो। आपके पास यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, आपके पास है पड़ोसी है। पी कतार में सबसे अंतिम में, अगर पी कतार में सबसे अंतिम में है और लिख रहा है यू आर के दाईं और दूसरा है, जो यू है वो आर के दाईं और दूसरा है, आर के दाईं और दूसरा है। टोटल लोग कितने हैं जी आपके पास है, 2 2 4 1 5 और 1 से आर के दाईं और दूसरा है। तो आर के दाईं और दूसरा है, आर के दाईं और दूसरा है, पहला और दूसरा। अगर मान लीजिए आर आप यहाँ पे बैठाते हो तो आर का दायां इधर होगा, और अगर इधर बैठा तो आर का दाएं इधर होगा। तो एक बार के लिए ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए आर यहीं पर है तो आर के दाएं दूसरा है, तो आर का दाएं इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा आपके पास से, यू आ जाएगा। ठीक। और दूसरा कह रहा है आपके पास है कि आपके पास पी कतार में सबसे अंतिम में है। तो पी कतार में सबसे अंतिम में, तो पी यहाँ पे भी हो सकता है आपके पास, पी यहाँ पे भी हो सकता है। बचा कौन है आपके पास है, पी क्यू आर एस टी। तो कौन बच गया जी, एस। तो एक बार के लिए एस अगर मान लिया जाए आपके पास है, यहाँ बैठा दिया जाए, तो फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, कौन एक लाइन में आपके पास है, तो टी क्यू पी। तो टी क्यू पी, टी क्यू पी। इसका मतलब जो हमने बैठा है वो वैसा नहीं बैठा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास से क्या होने वाला है कि जो P है वो आपके पास इस हिस्से में होगा और S इसके निचले वाले हिस्से में होगा। तो अब आंसर कैसे करेंगे, यहां हम कहेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आने वाला है, S आने वाला है, क्योंकि इसके डायरेक्शन का कोई भी आपके पास से आधार नहीं दिया गया। बस ये लिखा गया कि U R के दाईं और दूसरा है। जो U है वो R के दाईं और दूसरा है, इसमें U दाईं और दूसरा आ रहा है। फिर पैरा गया कि T Q का पड़ोसी है, तो T Q का पड़ोसी भी ठीक है आपके पास है। आर और क्यू आमने सामने, आर और क्यू क्या है, आमने सामने है। इतना ही कथन दे रखा है। तो इसमें से एक हो सकता है कि पी यहाँ हो, पी कतार में सबसे अंत में, तो पी यहाँ पे भी बैठा है तो सबसे अंत में आएगा, पी यहाँ पे भी बैठा हो सबसे अंत में आएगा। तो अगर मान लिया जाए एस पी क्यू टी वाला है कोई, क्या ऐसा भी ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि पी यहाँ पे होगा और एस यहाँ पे होगा। तो आंसर पे पी क्यू टी वाला हो जाएगा। तो आंसर क्या होने वाला है, टी क्यू पी, आंसर ठीक हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है जी, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्हों को अदल बदल किए जाने पर समीकरण सॉल्व होगी। तो इसके लिए आपको सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि क्या हम भाग और गुणा को बदले, कि क्या हम धन और गुणा को बदले, कि क्या हम धन और भाग को बदले, कि क्या हम प्लस और माइनस को बदले। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, कि हम भाग की जगह गुणा लिखेंगे, गुणा की जगह भाग लिखेंगे, तो आंसर ठीक हो जाएगा। जैसे
लिखा हुआ है 5 प्लस आपके पास 63 माइनस कितना दे रखा है 12। उसके बाद गुणा की जगह क्या लिखना है जी आपके पास से, गुणा की जगह भाग लिखना है। गुणा की जगह क्या लिखना है जी, भाग, भागा 2 लिखा जाएगा आपके पास। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके पास क्या होना चाहिए था, ये वाला भागा होना चाहिए था आपके पास, तब जाके ये ठीक होगा। तो जब ठीक होगा तो फिर कैसे किया जाएगा जी आपके पास से 5 क्या होने वाला है जी, ये ऐसा 5 प्लस 63 माइनस 12 गुणा 2। तो अगर इसको चेंज करेंगे तो इसमें आपके पास, इसके पास क्या होना, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई इसमें, इसको क्या होना चाहिए था वो हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए था। दरअसल इसको होना चाहिए था 5 प्लस 6 डिवाइडेड 3 माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 70, ये ऐसा होना चाहिए था। अब ठीक हो जाएगा। अब देखो पहला वाला ऑप्शन रखेंगे तो क्या होना, भाग की जगह गुणा और गुणा की जगह क्या लिखना होगा, भाग। तो 5 प्लस 6, भाग की जगह क्या लिखो, गुणा, गुणा के कितना 3 माइनस कितना 12 और भागा कितना 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 17 हो रहा है, देखेंगे 6 5 6 कितना जी 18 माइनस कितना 6, 18 और 5 कितना होता है 23, 23 में से 6 गया कितना 17। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो क्या होने वाला है जी, ये वाला आंसर होने वाला है। ठीक, धन्यवाद।